सो फ्रेंड्स, ये जो पॉडकास्ट मैंने लिया है ये हुआ है रुचि शर्मा और रणवीर के बीच में। रणवीर इसमें होस्ट हैं और गेस्ट रुचि शर्मा है। रुचि शर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक प्रसिद्ध भारतीय निवेशक हैं, लेखक हैं और विश्लेषक भी हैं। ये निवेश और आर्थिक रणनीति के क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। और ये जो इन्होंने कई बुक भी लिखी हैं अपनी, और ये इनकी विशेषता ये है कि ये भविष्यवाणी जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए वो वित्तीय रणनीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। All right, Ruchir Sharma. How are you, good sir? Thanks, Ranveer. I'm delighted to do this after having heard so much about your incredible following on Instagram and other social media feeds. I'm very, very excited to speak with you. Primarily because while researching for this particular episode, I saw that there's almost no casual conversations done with you. You're always dressed in a suit and डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब है फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस। मतलब कि प्लेजर या हैप्पीनेस मतलब खुशी को फील करना या शो करना, उसको बोलते हैं डिलाइटेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज डिलाइटेड विद हर बर्थडे प्रेजेंट, मतलब वो बहुत खुश थी अपने बर्थडे प्रेजेंट से जो उसको बर्थडे पे मिला था। दूसरा है आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट यू गॉट द जॉब। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि तुम्हें जॉब मिल गया है। Okay, so at some level, what happened was this, which is that from a very young age, I got really interested in economics. I'd say around the age of 16 or something, I made up my mind that I want to pursue something which is related to economics. Now, what do you mean by economics even, right? Which is that I was very interested in the way that the world of finance, money works. मेड अप माई माइंड, ये एक इडियम है। इसका आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको भी पता चलेगा। इसका मतलब है टू डिसाइड और टू कम टू अ फर्म डिसीजन अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज के बारे में अपना मन बना लेना, एक निर्णय ले लेना, उसको बोलते हैं मेड अप माई माइंड। मैंने अपना मन बना लिया है, आप हिंदी में बोलते हैं, उसी में ये यूज कर सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव मेड अप माई माइंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। मैंने अब अपना मन बना लिया है कि अब मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। तो आप इसका इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। आप कमेंट में 2-3 यूज इसके करके मुझे बताइएगा। I made up my mind that I want to pursue something which is related to economics. Now, what do you mean by परस्यू, परस्यू का मतलब है टू फॉलो और चेज आफ्टर समथिंग in order to catch or achieve it, to strive to attain a goal or objective। मतलब कि किसी चीज को फॉलो करना या उसके पीछे चेज करना, उसको पीछे भागना, ताकि उसको कैच किया जा सके या उसे अचीव किया जा सके, किसी गोल या ऑब्जेक्टिव को। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी डिसाइडेड टू परस्यू अ करियर इन मेडिसिन। मतलब कि उसने फैसला लिया, उसने डिसाइड किया मेडिसिन में करियर अपना बनाने का, परस्यू करने का। ही प्लान्स टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट। वो अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को परस्यू करने का प्लान कर रहा है। तो इसका यूज आप इंटरव्यू में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप उसके बाद आप चले गए इंटरव्यू देने, और अभी आपका वो कोर्स चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे कि आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग MCA फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मतलब कि मैं अभी MCA कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। in my formative years, as you can say, like in class 7, I went abroad. My dad was in a transferable job, and he was posted in the Indian High Commission in Singapore. And when I was there, I studied at a school. It's in fact known now, still around and quite well known, called the United World College. And I was before that in a prep school associated with it. And so what happened there was that you got a lot of people you met from around the world. And that helped shape my thinking or my interest. Formative years मतलब early period in a person's life, usually childhood and adolescence,
during which they are most influenced and shaped by their experiences, environment and education. मतलब कि एक आदमी का अर्ली पीरियड मतलब कि शुरुआती दौर, जैसे कि जो चाइल्डहुड होता है या एडोलेसेंस होता है, वो दौर जिसमें वो नई नई चीज़ें सीखता है, इन दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है और उसको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए नए इन्वायरमेंट मिलते हैं और उसको शिक्षा मिलती है, तो नई नई चीज़ें सीखता है। उस समय वो बन रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स। चलिए इसे सेंटेंस से समझते हैं। ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव ईयर्स ही डेवलप्ड अ डीप लव ऑफ रीडिंग। मतलब कि जो अपने शुरुआती दौर में, जो फॉर्मेटिव उसका जो फॉर्म होने का जो साल थे, उसमें उसने डेवलप किया क्या, एक गहरा प्यार रीडिंग के लिए। तो ये था फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स को आप याद रख सकते हैं, मैंने बताया कि फॉर्म आदमी जब बन रहा होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स। Introduced to economics as a subject in school to study at that age, and I thought that economics is very much like this. It's about studying what's happening and around the world. It's studying human behavior, and so that just appealed to me a lot. And I was always very interested in global affairs. अपील, अपील का मतलब है टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समवन, टू इवोक अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मतलब कि किसी को आकर्षित करना या किसी में इंटरेस्ट पैदा करना ताकि उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, है ना, आकर्षित करना एक तरह से अपील का मतलब ये होता है। चलिए सेंटेंस से समझाता हूं। हर काइंडनेस एंड सिंसियरिटी अपील टू एवरीवन शी मेट। मतलब का उसकी जो दयालुता थी और जो उसकी सिंसियरिटी मतलब होता है ईमानदारी, है ना, दयालुता और उसकी ईमानदारी वो सबको आकर्षित करती थी, जिससे भी वो मिलती थी, जिन सब से भी वो मिलती थी, है ना। तो इसी को बोलते हैं आकर्षित करना। अपील का एक और मीनिंग होता है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अपील का मीनिंग होता है डायरेक्ट हिंदी मीनिंग निवेदन, अगर कहना हो तो। जैसे कोर्ट में अपील करते हैं ना, अपील करते हैं, क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कोर्ट से कि इस फैसले को दोबारा से रिव्यू किया जाए, है ना। और अपील आप क्रिकेट के मैदान में भी देख सकते हैं। इन्होंने अपील किया है, बॉलर ने अपील किया है, बॉलर पूछता है ना एम्पायर से कि हाउ इज दैट, है ना, कि ये कैसा था। तो अंपायर से वो निवेदन करता है, पूछता है कि कैसा था, ये आउट है कि नहीं। तो अंपायर अपना फैसला सुनाता है, तो इसको कहते हैं अपील। I saw these interactions you did with Pranay Roy, Yes. and he really trusts all your future predictions. I've seen very few interactions of journalists with top economists where they're so reliant on someone's predictions. रिलायंट, रिलायंट मतलब है डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समवन फॉर सपोर्ट, हेल्प और सप्लाई। किसी पे, किसी के भरोसे होना या किसी पे निर्भर होना, सपोर्ट के लिए, मदद के लिए या किसी चीज की सप्लाई के लिए, उसे बोलते हैं रिलायंट। जैसे चिल्ड्रन आर ऑफन रिलायंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। जो चिल्ड्रन होते हैं वो अक्सर, ऑफन अक्सर, भरोसे किसके होते हैं, रिलायंट होते हैं, ऑन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के भरोसे होते हैं, फूड के लिए या शेल्टर के लिए, मतलब छांव, मतलब घर के लिए। दूसरा जो सेंटेंस है, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज रिलायंट ऑन टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन। जो प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, किस पे निर्भर है, जो कंपनी के जो टीम है कंपनी की, उसके टीम वर्क के ऊपर और उसके कोलाबोरेशन के ऊपर, वो लोग आपस में कैसे काम करते हैं उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट की सक्सेस निर्भर है। अच्छे से काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा होगा। I invest. I have a track record. People can see it, investors can see it. So if I make mistakes, I can't hide anywhere. That, okay, this is what you said or this is what you did. This is your track record. So therefore, I'm also prepared, I guess, in some way to put myself up to such scrutiny, right? You mentioned about Pranay Roy. He's a legend in the news business. The reason is because I think that he also knows, and I know that for sure, that every year we do a show in which we, in which I go and give my forecast of what's going to happen that year. And then I'm willing to come back the next year and say, okay, what happened to my forecast? स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब है
केयरफुल एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ समथिंग इन डिटेल। मतलब कि किसी चीज के बारे में केयरफुली एग्जामिनेशन करना या इंस्पेक्शन करना, उसके बारे में जानना कि वो कैसा है डिटेल में, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी, है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हिज वर्क केम अंडर स्क्रूटनी आफ्टर एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट सरफेस्ड। उसका जो काम है वो अंडर स्क्रूटनी में है, स्क्रूटनी के अंदर है, मतलब उसके काम के बारे में जांच चल रही है, इंस्पेक्शन चल रहा है डिटेल में। जब उसके ऊपर एलिगेशंस, उसके ऊपर आरोप लगाए गए मिसकंडक्ट के, अभद्रता के, उसके बारे में जब एलिगेशंस लगाया गया, सरफेस हुआ, फैल गया उसके बारे में, तो उसका जो काम है वो अंडर स्क्रूटनी में आ गया, है ना। जैसे नेता वगैरह होते हैं, वो कई बार उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो उनका जो काम होता है वो स्क्रूटनी में जाता है। आईबी वगैरह उनकी अच्छे से स्क्रूटनी करती है कि वो क्या, कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, क्यों आया, है ना। और दूसरा एग्जांपल है, द न्यू लॉ विल फेस इंटेंस स्क्रूटनी इन पार्लियामेंट बिफोर बीइंग पास्ड। जो नया लॉ आया है वो फेस करेगा, मतलब सामना करेगा इंटेंस, बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छे से स्क्रूटनी का, पार्लियामेंट में पास होने से पहले। तो इसको बोलते हैं हम स्क्रूटनी, एग्जामिन करना। How do you separate your own human political lens from your work? There must be some level of your own life story, your own emotional viewpoints, your own political viewpoints that factor into your predictions. Yeah. And or I'm assuming that you've learnt a way to segregate that side of your head into another compartment and you purely look at the numbers and what's best for profits. सेग्रीगेट मतलब है टू सेपरेट और सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम द मेन ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस, जेंडर और टाइप। मतलब कि किसी चीज को अलग करना, सेट अपार्ट करना, अलग करना मेन ग्रुप में से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। कौन से कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे? जैसे उसका रेस क्या है, उसका जेंडर क्या है, या उसका टाइप क्या है। तो उस आधार पे जब हम सेग्रीगेट करते हैं, जब सेपरेट करते हैं चीज़ों को, तो वही सेग्रीगेट वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे इन सम सोसाइटीज पीपल आर स्टिल सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर कास्ट। मतलब कि कुछ सोसाइटीज में अभी भी लोग बटे हुए हैं, मतलब सेपरेट हैं अपने कास्ट के बेसिस पे। उनका क्या कास्ट है, उस बेसिस पे वो सेग्रीगेट हुए हैं। I truly, at a personal level, I'm a like Democrat in a way, which is that I really believe in democracy. I really believe the fact that people should be given the freedom to say what they want, and they should not be scared or have any intimidation and stuff. So at some level, when these investigative agencies and other things have been used to go after like political rivals and or to even go after people in the media, it personally pains me. इंटिमिडेशन मतलब टू एक्ट ऑफ मेकिंग समवन फील अफ्रेड, ऑफन थ्रू थ्रेट्स और एग्रेसिव बिहेवियर, इन ऑर्डर टू फोर्स देम टू डू समथिंग और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कि ऐसा कोई एक्ट जिससे किसी को डराया जा सके, थ्रेट के थ्रू या एग्रेसिव बिहेवियर के थ्रू, मतलब धमकियां देके या एग्रेसिव अपना बिहेवियर दिखा के, ताकि उसे हम फोर्स कर सके, उसके ऊपर दबाव डाल सकें कुछ करने के लिए, या उसको रोक सकें कुछ करने से। तो उसको बोलते हैं इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द बुली यूज्ड इंटिमिडेशन टैक्टिक्स टू कंट्रोल द अदर स्टूडेंट्स एट स्कूल। बुली उनको बोलते हैं जो दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो उसे बुली बोलते हैं। स्कूल में अक्सर आपने देखा होगा बुली वगैरह होते हैं, कोई लड़के या लड़कियां जो दूसरे स्टूडेंट्स को दबाते हैं। तो जो द बुली हैं, इस सेंटेंस का मतलब है द बुली, जो बुली होते हैं वो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डराने धमकाने की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्कूल के दूसरे स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकें। These investigative agencies and other things have been used to go after like political rivals and or to even go after people in the media. It personally pains me. राइवल, इस वर्ड को भी आपने कई बार न्यूज में सुना होगा। राइवल इज अ पर्सन, ग्रुप, टीम, कंपनी एक्सेट्रा दैट competes with another for the same objective or for superiority in the same field।
मतलब कि राइवल कौन हो सकता है? कोई पर्सन होता है, कोई पर्सन हो सकता है, या ग्रुप हो सकता है, या टीम हो सकती है, या कोई कंपनी भी हो सकती है। राइवल मतलब हिंदी मतलब अगर बताना हो उसका एक वर्ड में तो बोलेंगे प्रतिद्वंदी। कोई पर्सन, ग्रुप, टीम या कंपनी जो compete करे दूसरे से, है ना, प्रतियोगिता करे दूसरे से एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि वो उस फील्ड में सुपीरियर बन सके, मतलब सबसे ऊपर हो सके। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा पूरा। द टू कंपनीज हैव बीन राइवल्स इन द स्मार्टफोन मार्केट फॉर ईयर्स। मतलब जो दो कंपनीज है वो कई सालों से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं स्मार्टफोन के मार्केट में, तो उसे हम राइवल बोलते हैं। जैसे एयरटेल और जियो का एग्जांपल देख लेते हैं। दोनों बिजनेस राइवल हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे हैं। दोनों ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो क्या है? बिजनेस राइवल है।